इमरान खान जो हैं वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है और उनको डेथ सेल में रखा हुआ है, बुनियादी सहूलियात से जेल में उनको महरूम किया गया है और फिर हुकूमत ने तस्वीर का दूसरा रुख सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। पहले ये बताइए सर कि आपके ख्याल में तस्वीर का कौन सा रुख जो है वो हकीकत के करीब तर है? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर आप जरा थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ के देखें तो जो सहूलियात उन्हें आज जेल के अंदर हासिल हैं, ये वक्तन फ़वक्तन जो है अदालतें हुक्म जारी करती रही हैं कि उनको ये भी मुहैया कर दें, उनको ये भी मुहैया कर दें। और हुकूमत के पास चूँकि अदालत की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं होता, तो ये तो एक आम आदमी की सूझबूझ में भी बात है कि वो जिस तरह का तासुर देने की कोशिश की जाती है कि वो कैद तन्हाई में है, वो आइसोलेशन में है, उनको डेथ सेल में रखा हुआ है, वो सब कुछ तो खैर मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। अब इनको तस्वीरें जारी करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अभी भी ये प्रोपेगेंडा बहुत अरूज पर था, ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर, कि उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, लिहाजा वो सब कुछ दिखाना ज़रूरी हो गया, जो कि अब अदालत का रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना दिया गया है। तो ये जो बयानिए की आपने पसपाई का जिक्र किया, ये बयानिया भी जो पीटीआई की तरफ से बनाया गया था, हुकूमत की इस कोशिश कह लीजिए, साजिश, इसको जो मर्जी नाम दे लीजिए, लेकिन हुकूमत ने इसको बहुत हद तक अनडू करने की कोशिश की है, इसलिए कि मंजरनामा अदालत आवाम के सामने है। और हुकूमत ने यह भी कहा है कि अगर अदालत समझती है कि ये झूठ पर मबनी है तो वो एक कमीशन बना के किसी भी जज को मुकर्रर करके इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करा सकती है। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो माजी के वज़राए आज़म जो जेलों में रहे हैं उनके साथ कंपैरिजन करें, अब वो वज़ीर आज़म जो हैं वो अवामी थे नहीं थे, इलेक्टेड थे नहीं थे, ये तो एक बिल्कुल अलग बहस है। लेकिन अगर उनसे आप मुआवजा करें तो कंपैरेटिवली आप देखें तो वो बहुत बेहतर हालात में सलीम बुखारी साहब, देखें हुकूमत जिस तरह की तस्वीर कशी कर रही थी कि बड़ा उनको कोई VIP माहौल वहाँ पे फराम किया गया है सर, लेकिन उस तरह की सहूलियात तो नहीं दी गई ना। तस्वीरों में भी यही लग रहा है कि ये नॉर्मल B क्लास जेल है। अच्छा, आज समाअत के बाद सहाफ़ियों से खान साहब ने गुफ्तगू की तो उन्होंने उस पर कहा कि भाई मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा हुआ है, मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के अलावा कोई सहूलत नहीं है, रूम कूलर बाकी भी चक्कियों में लगे हुए हैं। और वो बताते हैं ना कि मियां साहब के पास तो AC था, वो कहते हैं कि मेरे सेल में अटैच बाथरूम नहीं है, नहाने के लिए कहीं और जाना पड़ता है, और जो यहाँ पे कैदी हैं वही मुझे खाना बना कर देते हैं, और कहते हैं इसके बावजूद मैंने कोई सहूलत या किसी किस्म की रियायत नहीं मांगी। और फिर बताते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी को तो जी वो स्वीट में रखा हुआ था और उनके लिए खाने बाहर से आ रहे थे। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हुकूमत जो दावा कर रही है वो 100% ठीक है जी, लेकिन मैं इस हद तक जरूर जाऊंगा कि जो आम कैदियों के साथ वहाँ सलूक होता है वो तो बहरहाल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि वो साबिक वज़ीर आज़म है और एक बड़ी पार्टी जो है जो इस इलेक्शन में भी बड़ी अक्सरियत के साथ सामने आई है, उसके बानी को या उसके सरबराह को आप इस बुरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, शेमफुल तरीके से उनको ट्रीट नहीं कर सकते। इस हद तक तो मैं बिल्कुल सर, लेकिन आपने जो बयानिए की बात की थी, अभी ये जो आप बयानिए की बात करें, जरा इस पे ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि इमरान खान की जो वो नैरेटिव मेकिंग है अब सही है या गलत है? लेकिन आप ये समझते हैं कि ये जो तस्वीर जारी की गई इसके बाद हुकूमत या इदारों ने काउंटर किया है? चूंकि अब से कुछ टाइम तक तो यही कहा जा रहा है कि इदारों या हुकूमत के पास उनका कोई काउंटर मौजूद नहीं होता सर, उनके बयानिए का। देखिए, मैंने अर्ज किया आपसे कि जहां तक ये बयानिया है, जिस तरह उमर अयूब साहब कहते हैं या दूसरे लीडर जो हैं वो दावा करते हैं कि वो कैद तन्हाई में हैं, वो आइसोलेशन में हैं, वो एक साहब ने तो ये भी कहा कि वो डेथ सेल में है, वो मंजरनामा भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आइडियल सिचुएशन में रह रहे हैं जी, तो मैं सिर्फ यही इतना ही कहना चाहता हूं कि इन सहूलतों को बेहतर करना चाहिए यकीनी तौर पे, जैसा मैंने कहा कि उनका ये हक बनता है कि उनको A क्लास की सहूलतें वहां दी जाएं और ये अदालतें ही इसको इंश्योर करवा सकती हैं। पाकिस्तान में पहली बार ताकत के एक से ज्यादा मराकज़ सामने आए हैं, आपके ख्याल में ये अच्छा शगुन है, बुरा शगुन है? चूंकि सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती की बात होती सर फिर तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पर तो अनाएं और ये जो इदारा जाती मफादात हैं वो भी शामिल हुए इसमें। देखिए पारस, बात यह है कि जहाँ तक तो एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस का ताल्लुक है वो तो पाकिस्तान से के पहले दिन से लेके आज तक जारी और सारी है, और जितने भी दिन अल्लाह ताला हमें नसीब करेगा वो जारी और सारी रहेगी, उसको तो रोकना किसी के बस में है नहीं। अगर आप मुझे मिसाल देने के लिए कहेंगी तो मैं आपको ऐसी मिसाल दूंगा कि कायदे आज़म ने बुला के जनरल ग्रेसी से कहा था कि अटैक श्रीनगर, क्योंकि मुजाहिदीन ने उसका घेरा डाल लिया था, तो आपको मालूम है क्या जवाब दिया था उसने कहा मिस्टर जिना, माई कमांड डजंट कम फ्रॉम यू, इट कम्स फ्रॉम बॉम्बे रेजिडेंसी। तो जमहूरियत तो उस दिन दफन हो गई थी हमारे मुल्क में, सियासतदान चाहे तो भी नहीं हो सकता ऐसा।
अगर ये कुछ चाहिए सियासतदान चाहेंगे क्यों? सियासतदान अगर अपने आप को उन्हें सीढ़ी बना के इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचेंगे तो उनका हुक्म मानना पड़ेगा। 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं, बहुत धांधली हुई, यकीनन हुई, तो 2018 का इलेक्शन क्या बिल्कुल शफाफ था? वो किसने कराया था? तो कहने का मतलब ये है कि अगर तफसील में जाएंगे तो एम्बैरसिंग सूरत हाल सामने आएगी। सो एस्टैब्लिशमेंट इज देयर, इट विल ऑलवेज स्टे देयर। लेकिन जो नए पावर सेंटर खुल गए हैं वो हैं असल प्रॉब्लम। उनमें से एक आला अदलिया है, आपके सामने है किस तरीके से मुल्क चलाने की कोशिशें पहले फौज ने चला के देख लिया। खुद हमें आके इमरान खान साहब ने 4 साल के बाद बताया कि मैं तो बिल्कुल देखता था, डम्मी बैठ के तमाशा देखता था, मुल्क तो चलाते थे जनरल बाजवा। क्या ये कहा उन्होंने कि नहीं कहा सर? और 4 साल लिए उन्होंने ये हमें बताने में। हाँ। और उसके बाद जैसा मैंने कहा एस्टैब्लिशमेंट इज ऑलवेज देयर, लेकिन अब जो अदलिया के थ्रू जी आप ये समझते हैं कि ये जो खान साहब को, मैं वही पूछ रही हूँ कि गुज़िश्ता दिनों में या गुज़िश्ता हफ्तों में खान साहब को जो रिलीफ मिला है, तो आप समझते हैं कि ये मेरिट पे मिला है या वही जो आप बात कर रहे हैं ये उसी तसादुम का नतीजा है जो कि कहा जा रहा है कि अदलिया एस्टैब्लिशमेंट को कोई पैगाम दे रही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई रिलीफ शलीफ अदालतों से इस तरह से नहीं मिलता है जब तक कि अदालत चाहे नहीं, या वहां पर उनके जो हमायती, तो खैर लफ्ज़ बहुत बुरा है, लेकिन अगर वहां के जजों की अक्सरियत जो है उनको रिलीफ देना चाहे तो फिर अकेला काजी फायज ईसा उसको नहीं रोक सकता। यही कम से कम हमारे सामने आया है। जितनी भी चारों हाई कोर्ट्स हैं वहां पर जजों ने अपनी मर्जी के फैसले किए हैं और मर्जी के फैसले उनको करने चाहिए। लेकिन ये जो फौज और अदलिया के दरमियान ठनी है, ये माजी में हमेशा के कोलैबोरेटर्स हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि 3 मार्शल लॉज लगे हैं इस मुल्क में। तीनों मार्शल लॉज को इंडेमनिटी देने के लिए हमारी आला अदलिया का किरदार माशाअल्लाह कोई सबक आमोज या जिसको कहें कि बहुत ब्राइट नहीं है। ये इन्होंने तो यहां तक किया कि एक फौजी डिक्टेटर को जिसका नाम जनरल मुशर्रफ था, कहा 3 साल के लिए आप आइन से जो खिलवाड़ चाहे करना कर ले। ये बात ठीक है या नहीं है? मुझे बताइए जनरल ज़ियाउल हक को किसने इंडेमनिटी दी थी? तो अगर तो आप मुझे इनकी तारीख मुझसे पूछेंगे तो ये बात जी सलीम बुखारी जी, वो मैंने कहा ना, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि किसी एक खास को मिला था। लेकिन सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सब कुछ होता रहा। सलीम बुखारी साहब, लेकिन देखिए बहुत से कानूनदान अब ये बात कर रहे हैं कि खान साहब को जो ये रिलीफ मिल रहा है तो ये जो केसेस हैं ये बड़े बेबुनियाद और जल्दबाजी में बनाए गए थे। अब ये शोएब शाहीन साहब या इनकी पार्टी के और वकला ये बात करें तो हम इनसे सियासी वाबस्तगी की बात करेंगे। जहांगीर जलून साहब भी यही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जल्दबाजी में सियासी बुनियादों पे ये केसेस बनाए गए थे, कमजोर प्रोसिक्यूशन थी, तो यही हाल होना था। जी पारस साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हम इससे पहले यही हशर देख चुके हैं ना। क्या जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी या जो नून लीग की लीडरशिप थी उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे वो अदालतों में ठहरे। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये बहुत ही बोंगे, बेढंगे, बेडब्बे, बगैर प्रोसिक्यूशन के केसेस बनाए गए हैं, हम इसमें कैसी सजा दें? सलीम बुखारी साहब, आप एग्री करेंगे एक फर्क है सर, वो ये है कि जो बाकियों पे केसेस बनाए गए सियासी केसेस वो उस वक्त खत्म हुए ना जब वो खुद गवर्नमेंट्स में आए, लेकिन खान साहब के केसेस उस वक्त खत्म हो रहे हैं जब वो ऑपोजिशन में है, 1 साल में ही। देखिए मैं कंपैरेटिवली अगर आप बात करेंगे तो खान साहब के खिलाफ मुकदमात भी तो ज्यादा बने ना। नवाज शरीफ के खिलाफ तो 100 मुकदमे नहीं बने थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। काश ये नवाज शरीफ एंड कंपनी ये भी अपने केसेस जो हैं जब इक़्तिदार से बाहर थे उस वक्त ठीक कराते। तो ये तो बहुत बड़ा प्लस है खान साहब की फेवर में कि वो उनके केसेस खत्म हो रहे हैं जब वो इक़्तिदार में नहीं है। अच्छा सर, एक और बात, ये कार्रवाई, ये जो नैब तरमीम वाला केस है उसकी कार्रवाई जो है वो लाइव दिखानी चाहिए थी सर, क्योंकि जस्टिस अतन मनुल्लाह ने ये कहा, उनके ये रिमार्क्स थे, उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में साफ लिखा कि इमरान खान आम कैदी नहीं है, एक मकबूल जमात के लीडर हैं, तो ये तो दिखाई जानी चाहिए थी बराह रास्त। देखिए पहली बात तो यह है कि जो रवाज डाला था चीफ जस्टिस साहब ने उसको बरकरार रखना चाहिए था और इसकी भी कार्रवाई दिखा देनी चाहिए थी, क्योंकि इस कार्रवाई के बीच जो कुछ रिपोर्ट हुआ है उसमें कोई ऐसी बात ना खान साहब ने की ना ऐसी कोई बात हुई जो अवाम तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। जो थी वो पहुंच गई बहरहाल। तो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब को अपनी इस रवायत को बरकरार रखना चाहिए था। लेकिन इसका क्या करें कि जब अदालती निज़ाम आता है तो उसमें देखते हैं कि कितने जज एक तरफ है, कितने जज दूसरी तरफ है। अगर एक ने इख्तिलाफ किया तो 4 ने चीफ जस्टिस के साथ मिलकर कहा कि नहीं दिखानी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, मैं और पारस आप क्या करें? ये बहुत बुरी तरह से मिसहैंडल हुआ है साइफर का केस जो है। ये तो गुमशुदगी का केस बन गया, जैसे किसी एक छोटी सी चीज की चोरी हो गई थी।
ये असल मुकदमा तो था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कि जो कंटेंट थे साइफर के वो पब्लिक किए गए और एक जलसे में लहरा के बाकायदा उसके मंदरजात बताए गए, बाकायदा एक सुपर पावर को एक्यूज किया गया, बाकायदा उसके स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बयान आया। ये मुकदमा तो था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को रिवील करने का, बना दिया उसको गुमशुदगी का। तो उसका ये बहुत तो यही किसने कभी भी साइफर डी क्लासिफाइड नहीं होता है तो सिर्फ 5 आदमियों के लिए होता है। अब हमें आप ये सबक तो ना पढ़ाए। तो 5 आदमियों के पास वो तो आज चला जाता किसी है। सूरत में नहीं होता डी क्लासिफाइड फॉर द कंजम्पशन ऑफ द पीपल। पेश नहीं किया गया, एग्जिबिट नहीं कराया गया। साइफर 40 साल के बाद शायद एक गुंजाइश है कि आप गुम हो गई तो उनके पास थी ना, वो एग्जिबिट करा लेते ना।